अब हमारा था लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसकी अवधि जो है अलग से निर्धारित नहीं है। ये अपने पद पर तब तक बने रहते हैं, साधारणतः जो है अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति जरूर बताई गई है, जैसे कि अगर उस अनुच्छेद का जिक्र किया जाए तो वो अनुच्छेद जो है 94 है आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा की अवधि के दौरान ही अपने पद से मुक्त हो जाए। और ऐसी स्थिति क्या है? तो पहला है कि अगर वो लोकसभा का सदस्य ना रहे, ना रहने का मतलब क्या है कि जो चुनाव है उसका वो अवैध हो जाए। तब दूसरा है कि वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा का तरीका क्या है कि अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करके इस्तीफा देता है। तीसरी चीज है कि यदि लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें उनके पद से हटा दे। और यह भी नियम है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का, यानी वही कम से कम 14 दिन पहले हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जाना है, तो इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी जानी जरूरी है। ये है। और जिस बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा विचार कर रही होती है,
उस बैठक में वह पदाधिकारी उपस्थित तो हो ही सकता है, किंतु पीठासीन अधिकारी के रूप में वह कार्य नहीं कर सकता है। उसे अपने पक्ष रखने, सदन की कार्रवाई में भाग लेने और उसे हटाए जाने को लेकर प्रस्तावित संकल्प पर मतदान करने का अधिकार होता है, किंतु यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पर जाए तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, जो पीठासीन अधिकारी के रूप में उस साधारण बैठकों में प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा की निष्पक्षता। लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष की तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये ज़रूरी है कि वह अपनी दलगत निष्ठाओं से मुक्त रह के अपना कार्य निर्वहन करें। और इस निष्पक्षता की गारंटी के लिए जो है, जैसे कि अगर हम लोग इंग्लैंड को देखें तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर को जो है अनिवार्यता अपने दल से इस्तीफा देना होता है। जैसे अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, इसमें जो स्पीकर होता है इसको अपने निष्पक्षता के लिए अपने दल से इस्तीफा देना होता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है और भारतीय संविधान में ये भी नहीं है कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना कार्य स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकता है। तो वो कौन कौन है? जैसे कि उसको हटाने की बात है तो उसको जो है तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये जो कहा जाए कि सिर्फ उपस्थित वाले से हटाया जा सकता है, वो नहीं है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है कि लोकसभा में उसके कार्यों वो आचरण के संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती। आचरण के संबंध में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना। ये है। और जो तीसरा है, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है और संचित निधि से प्राप्त होता है तो संसद जो है इस पे मतदान नहीं कर सकती। अगला है लोकसभा का संचालन करने की उसकी शक्ति तथा उस शक्ति के अंतर्गत की गई कार्यवाहियां, ये जो है न्यायालय के अधिकार से बाहर है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ताकि वो इन भय से मुक्त होकर अपना कार्य कर सके। और उसे जो है वरीयता सूची में ऊंचा पद दिया गया है
ऊंचा स्थान दिया गया है। जैसे कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके समकक्ष 7वें स्थान पर इसको रखा गया। और दूसरी चीज़ें, जो अगर प्रधानमंत्री है तो इनको छोड़कर, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर, उप प्रधानमंत्री को छोड़कर शेष मंत्रियों से ऊंचा स्थान है इनका। ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो जहाँ तक लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की बात है, तो शक्तियाँ इनको संविधान से तो प्राप्त होती ही है, प्लस साथ ही जो है संसदीय परंपराओं से भी प्राप्त होती है इनको शक्ति। इनके अलावा जो लोकसभा की प्रक्रियाएं हैं, इनसे भी शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही जो लोकसभा के कार्य संचालन नियम है, इनसे भी इनको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अगर जो उनका प्राथमिक कार्य क्या है, अगर हम लोग प्राथमिक कार्य की बात करें तो वो लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं, ठीक है, कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रण करते हैं, और संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद पे अंतिम निर्णय देते हैं। मतभेद की अवस्था में अंतिम निर्णय होता है इनका। ये इनका प्राथमिक कार्य है। दूसरा है कि कोई भी विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, ये निश्चित करने का दायित्व भी जो है, निश्चित करने का दायित्व जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और इन संबंध में इनका निर्णय जो है अंतिम होता है। तीसरी चीज़ है कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा स्पीकर करते हैं, इसकी अध्यक्षता। इसके अलावा जो है निर्णायक मत भी देते हैं ये, जैसे कि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े तो गतिरोध खत्म करने के लिए। इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची है, यानी कि दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून, इसके तहत भी इनको शक्ति दी गई है कि लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी
शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करे, ये भी शक्ति इनको प्राप्त है। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो इनका निर्णय होगा वो निर्णय अंतिम होगा, ये निर्णय अंतिम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक केस का डिस्कशन किया जा सकता है, और वो था कि हो तो होलोहान बनाम जाचिलहू, ये केस था, और ये मामला जो 1992 का था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि लोकसभा की यह शक्ति, यानी उपरोक्त जो शक्ति थी, यह शक्ति जो है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। यानी वही 10वीं सूची को लेकर जो उनका निर्णय अंतिम होता है वो। इसके अलावा जो है अध्यक्ष यह भी तय करता है, ठीक है, कि किसी सदस्य को सदन में बोलने का मौका देना है या नहीं। इसको कैसे लिखा जाए? किसी सदस्य को सदन में बोलने का मौका दिया जाए या नहीं, ये भी तय करता है। और जो अवधि होती है, कितनी देर बोलेगा वो भी अवधि ये अध्यक्ष तय करता है। इसके अलावा अध्यक्ष जो है, जो संसदीय समितियां बनती है उस पर भी नियंत्रण रखता है, संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और जैसे कि जो समिति बनती है उसके प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में जो है जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जैसे कि वह कुछ समितियों में स्वयं भी शामिल होता है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति हो गया। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, जैसे नियम समिति हो गया, रूल्स कमिटी, सामान्य प्रयोजन समिति हो गया। ये हो गया, तो इन सब में जो है शामिल होता है। और इन सब में शामिल भी नहीं होता है, बल्कि जो है इसकी अध्यक्षता भी करता है। इसके अलावा जो है लोकसभा के सदस्यों, कर्मचारियों, इसके अधिकारों की रक्षा करता है और लोकसभा के परिसर की सुरक्षा भी करता है, परिसर की सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा जो है
लोकसभा के बैठकों का समय भी निर्धारण करता है। बैठकों के लिए सदन तथा समय निर्धारित करता है। और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि लोकसभा की बैठकों के लिए जरूरी है, और क्या जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। और अगर ये गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। ये तो अध्यक्ष था। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष डिप्टी, यह भी न्यूज़ में भी है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस पे भी वही बातें लागू होती है, प्रायः वही बातें लागू होती है जो अध्यक्ष पर लागू होती है, नहीं स्पीकर पर लागू होता है। और जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और इसकी जो अवधि होती है ये सदन के जीवन पर्यंत पर होती है, और इसको भी उसी आधार पे हटाया जा सकता है जो स्पीकर का है, यानी अध्यक्ष का। और जब यह अध्यक्ष की भूमिका में होता है तो उसको वही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो स्पीकर को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधीनस्थ नहीं है, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट नहीं है। इसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। इसका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, अध्यक्ष के प्रति नहीं है। और खासतौर पर इसे एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। और विशेषाधिकार क्या है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। ये और एक परंपरा भी थी। परंपरा ये था कि जैसे कि पहली से 10वीं लोकसभा तक था, इसमें ये परंपरा थी कि अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष जो है दोनों जो है ये सत्ताधारी दल का होगा। ये परंपरा थी। लेकिन 11वीं लोकसभा से, जो 1996 का है, 11वीं लोकसभा से एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई।
और इसमें जो है सभी दलों ने विचार किया और विचार करके ये सहमत किया कि जो उपाध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष जो है यह विपक्षी दल का होगा। ठीक है, और तब से यही परंपरा चल रही है। यहाँ पर हमारा लोकसभा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो है देखते हैं संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की सदस्यता जो है, जो अहर्ताएं हैं वो संविधान में तो है ही, इसके अलावा संसद को शक्ति दिया गया है। संसद को शक्ति भी दी गई है कि वह संविधान में वर्णित अहर्ताओं या अनहर्ताओं की सूची में अन्य प्रावधान जोड़ सके। ये संसद को शक्ति देगी, ये या है। अब हम लोग देखते हैं संसद सदस्य के लिए अहर्ताएं क्या क्या हैं। संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी सूचना जो है, सूचना का स्रोत जो है, अगर हम लोग स्रोत देखें तो एक हमने बताया था कि संविधान है और दूसरा जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम है। और वो अधिनियम कौन सा है? तो वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और यह अधिनियम 1951 का है। इन दोनों से जो है संसद के लिए, संसद सदस्य के लिए अहर्ताएं निश्चित होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि संविधान में कौन कौन से अहर्ताएं वर्णित हैं, यानी ये वाला पार्ट, संविधान में वर्णित अहर्ताएं, तो इस जो अनुच्छेद है इसके लिए आर्टिकल 84 है, इसके अनुसार संसद का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी को निम्नलिखित अहर्ताएं पूरी करनी होती है। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो वही रहेगा, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है उसकी आयु जो है, अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए है तो वह कम से कम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अगर राज्यसभा की सदस्यता है, ठीक है, तो वह कम से कम यानी न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष होना चाहिए। ये दो रखा गया है। और तीसरा जो है, जो संविधान की तीसरी अनुसूची है जिसमें शपथ दिया गया है, तीसरी अनुसूची, इसके अनुसार जो शपथ है यह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ली जानी चाहिए जो चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाए।
चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सामने वो शपथ लेगा। और जो चौथी चीज़ें हैं वह ऐसी अन्य अहर्ताएं भी पूरी करता हो जो इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित की गई हो। ठीक हो, ये जो है संविधान में वर्णित है। इसके अलावा देखते हैं संविधान द्वारा जो निर्धारित किया गया, जैसे कि हमने लोक प्रतिनिधि अधिनियम की बातें की थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित अहर्ताएं। इसमें क्या क्या है? तो इसमें है कि जो संसद सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये कहा गया है। और 2003 से पहले जो है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है, उसी राज्य से पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य था। पंजीकृत मतदाता होना जरूरी। लेकिन इस बाध्यता को जो है 2003 में संसद ने समाप्त कर दिया था। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल समुदाय का अंग होना पड़ेगा। शामिल समुदाय का अंग होना चाहिए। किंतु यदि उक्त वर्गों का कोई व्यक्ति किसी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे तो उस पर प्रतिबंध नहीं है। उस पर प्रतिबंध नहीं, सिर्फ SC ST का वाला सीट होगा तो वहाँ पर प्रतिबंध है, वहाँ पर उसको अंग होना पड़ेगा। ये थी अहर्ताएं। तो हम लोग देखते हैं संसद की सदस्यता के लिए अनर्हताएं क्या क्या हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, और इसके लिए कहाँ कहाँ पे दिया गया है? तो एक तो संविधान में दिया गया है, दूसरा जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम हो जाएगा,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो जाएगा 1951 का। इसके अलावा एक दल बदल कानून भी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा। ये 3 जगह से जो है यहाँ पे आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं संविधान में वर्णित अनर्हताएं, ये क्या क्या। तो जैसा कि अनुच्छेद 102 है और इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई अनर्हताएं रखता है, संसद का सदस्य नहीं बन सकेगा, ये कहा गया है। पहली चीज ये है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता हो, लाभ का पद धारण करता हो, और ये चाहे भारत सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन। लाभ का पद जो है इसकी मतलब कोई निश्चित परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 102 में सिर्फ इतना कहा गया है कि संघ या राज्य के किसी मंत्री को लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 102 की बातें करें तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि संघ या राज्य के किसी मंत्री को लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन लाभ का पद जो शब्दावली है, लाभ का पद, इस शब्दावली को जो है न्यायालय कुछ मामले में स्पष्ट किया है, ठीक है। न्यायालय जो है इस पे स्पष्टीकरण दिया है। न्यायालय जो बोला है कि लाभ का अर्थ सिर्फ प्रतीकात्मक राशि नहीं है या मनोदय राशि नहीं है, बल्कि किसी ऐसे धन संबंधी लाभ से भी होगा जो वेतन या भत्ता के रूप में मिलता होगा। ये चीज है, ये तो पहली चीज होगी। दूसरा जो है कंडीशन लगाया गया है वो है विकृत मस्तिष्क, अनसाउंड माइंड, यानी कि यदि वह विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय जो है इसकी घोषणा कर दे, ठीक है, घोषणा कर दे तो वह अनर्ह हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा है कि भारत का नागरिक न हो, यानी किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ले। चौथी चीज है कि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो, यानी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ये है। और पांचवी चीज है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये संविधान में लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें क्या क्या दिया गया। अधिनियम
1951 से जुड़ी निर्भरताएं। डिस्क्वालिफिकेशन एसोसिएटेड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और इसमें जो है संसद ने इसके अंतर्गत कुछ निर्भरताएं घोषित की है, और इसमें कहा गया है कि किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हुआ हो। दूसरा है कि उसे किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने के आधार पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो। लेकिन इसमें जो है जो निवारक निरोध होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जो बंदीकरण है वो शामिल नहीं है। यानी कि किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने के आधार पर उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो। तीसरा जो है लाभ का पद धारण करता हो, लाभ का पद धारण करता हो, और इसमें प्राइवेट चीज को भी शामिल किया गया, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 25% या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि वह किसी ऐसे निगम में लाभ का पद धारण करता हो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा जो है जो वह अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय के भीतर देने में विफल रहा हो। इसके अलावा जो है उसको सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया हो, और इसमें जो आधार है यानी किस आधार पर बर्खास्त किया गया है, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त या फिर सरकार के प्रति निष्ठा में कमी, सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव। इसके अलावा भी है कि अगर वो दहेज लेता है, ठीक है, सती प्रथा का समर्थन करता है, जातिगत भेदभाव पैदा करता है, या छुआछूत जिसको कह सकते हैं, ये किसी भी तरह से जो है इस अपराध का जो है प्रचार कर रहा है या प्रसार कर रहा है, ठीक है, या फिर इसका पालन कर रहा है, इसमें लिप्त है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा जो है उसे सरकारी ठेकों या किसी अन्य सरकारी सेवा या काम में दिलचस्पी हो, वो इससे भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा था वो था दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी निर्भरताएं। जैसा कि हमने अनुच्छेद 102 में देखा था, इसमें क्या लिखा गया था कि इसके दूसरे स्पष्टीकरण में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची में दिए गए नियमों के आधार पर
अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह संसद का सदस्य होने के लिए अर्हित यानी कि क्वालिफाइड नहीं रह जाएगा, ये इसमें कहा था। और इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, यानी कि जो दल बदल में बताया गया है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय यानी मर्जर कर लेते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन इससे कम है, ठीक है। किंतु कम सदस्यों का दल से अलग होना उन सदस्यों को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य बना देता है। ये है दल बदल कानून की पावर। और जैसे कि खास तौर पर जो 10वीं अनुसूची है उसकी पैरा 7 जो है, यानी 10वीं अनुसूची की पैरा 7 जो है यह घोषित करता है कि दल बदल से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी का होगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यसभा है तो उसमें सभापति का होगा, और अगर लोकसभा है तो उसमें स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का होगा, ठीक है। अंतिम निर्णय होगा। और इसमें यह भी प्रावधान था कि न्यायालय जो है इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। लेकिन जो एक मामला था और वो था कि हो तो ओलोहान बनाम जाचिल हो, ये मामला था और ये 1992 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, ठीक है, कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और इसी के लिए जो है जो 10वीं अनुसूची की पैरा 7 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यसभा का सभापति उस मामले में कोई निर्णय देता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है यानी स्पीकर उस मामले में कोई निर्णय देता है तो उसके निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये था। अब हम लोग जो देखते हैं कि अनर्हता से संबंधित निर्णय की प्रक्रिया क्या है। निर्णय की प्रक्रिया
जैसे कि अनुच्छेद 103 में स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि कोई सदस्य मतलब डिस्क्वालीफाइड हो गया है या नहीं, अगर ये यहाँ पे लिख ही दिया जाए, कोई सदस्य निरर्हर यानी डिस्क्वालीफाइड हो गया है या नहीं, यह प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 103 है यानी आर्टिकल 103, इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसा प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा और इस संबंध में उसका निश्चय अंतिम होगा। और इस प्रश्न का अगर राष्ट्रपति निर्णय करता है तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की राय लेगा और इसके अनुसार ही अपना निर्णय देगा। अब हम लोग देखते हैं संसद सदस्यता की समाप्ति। संसद सदस्यता की समाप्ति यानी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए आधार क्या क्या है जिस पे उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो पहला है कि राज्यसभा के सभापति यानी कि कोई भी सांसद जो है वह राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे दे। ठीक है, को संबोधित कर अपना जो है त्याग पत्र दे दे और ये स्वीकार कर ले, यानी ये जो पीठासीन अधिकारी स्वीकार कर ले तो पद से हट जाएगा। दूसरा है जैसे कि संविधान में जो निरर्हता बताई गई है, संविधान में बताई गई निरर्हताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन का ये जो है भागी बन जाता है, भागी हो जाता है तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और निरर्हता की सूची में जो है दल बदल कानून से उत्पन्न होने वाली निरर्हता भी शामिल की गई है। इसके अलावा जो है जैसे कि एक अनुच्छेद है आर्टिकल 101 का 4th पार्ट। ठीक है, इसमें घोषणा किया गया है कि यदि कोई सदस्य सदन से अनुमति लिए बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की प्रत्येक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है, रिक्त घोषित कर सकता है। ये अनुच्छेद 101 के 4थे पार्ट में लिखा गया है। लेकिन जो है इसमें किंतु यह जरूरी है कि सदन इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करे, इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करे, ये बातें कहा गया है। यदि सदन जो ऐसी घोषणा नहीं करता है तो उसका स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा।
और जो 60 दिनों की गणना है उसमें वो दिन शामिल नहीं होते हैं जब सदन जो है 17 जब जो सदन जो है वो 17 अवसान की दौर से गुजर रहा होता है, या फिर लगातार 4 दिनों की अवधि के लिए स्थगित होता है। इसके अलावा जो है, जो हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा, इसके अलावा जो है कुछ अन्य स्थिति में भी समाप्त हो सकता है, जैसे कि अगर न्यायालय जो है उसका चुनाव को न्यायालय जो है अवैध या शून्य घोषित कर दे, तो हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, या फिर राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो चुन लिया जाता है, या फिर जो है किसी मतलब अधिक किसी सदस्य को अनुचित आचरण के लिए, ठीक है, अनुचित आचरण आदि के कारण सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, दिया जाता है। ये चीजें हैं, हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग इससे आगे देखें।